अपने प्रोफेशनल बैकग्राउंड के बारे में। हमारा एक पूरा नेटवर्क है। उसमें यह है कि आपकी प्रॉपर्टी प्रूफ क्या है। ये टैक्स ना पे करे, चाहे किसी किस्म का टैक्स भी हो, तो उसकी कोई सजा वगैरह भी है? रिटर्न फाइलिंग करते हैं तो 20,000 रुपये आपको पेनल्टी है। फाइलर और नॉन फाइलर के बारे में बात करें। इसकी बेसिकली 3 कैटेगरीज हैं। आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट सैयद अली हैदर और आप देख रहे हैं तत्वीन मीडिया। नाज़रीन, इस वक्त हम मुज़म्मिल टैक्स एंड लॉ कंपनी में मौजूद हैं, जहां हमारे साथ मुज़म्मिल हुसैन साहब मौजूद हैं। आइए इनसे कुछ टैक्स के रिलेटेड सवालात करते हैं, लॉ कंपनी के रिलेटेड सवालात करते हैं। मुज़म्मिल साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। मुझे सबसे पहले हमारे नाज़रीन को और मुझे भी अपना एक मुख्तसर सा तारुफ दें, अपने प्रोफेशनल बैकग्राउंड के बारे में बताएं। वालेकुम सलाम। शाह साहब, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लेके आए। मेरा नाम मुज़म्मिल हुसैन एडवोकेट है। मैं 10 साल से डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन सियालकोट में वर्क कर रहा हूँ और हमारी इधर सियालकोट टैक्स बार एसोसिएशन का भी मेंबर हूँ उसका। तो हमारे बेसिकली इनकम टैक्स, सेल टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स और FBR के जो मैटर हैं उन सबको हम डिस्कस करते हैं। हमारा एक पूरा नेटवर्क है जिसमें हर एक बंदा अपने अपने प्रोफेशन का माहिर है। सेल टैक्स को एक बंदा डील कर रहा है, इनकम टैक्स को एक डील कर रहा है और प्रॉपर्टी टैक्स को जो है ना वो हर तरह से अलग अलग डील कर रहा है। अच्छा मुज़म्मिल साहब, आप अपनी इस कंपनी में किस काम को अंजाम दे रहे हैं और किस तरह अंजाम दे रहे हैं? इसमें हमारी इस कंपनी में तकरीबन 10 मेंबर हैं जो हर एक अपना काम बखूबी तरीके से अदा करता है। इनकम टैक्स के मामला हैं, सेल टैक्स के मामला हैं, फेडरल के टैक्स के मामला हैं, उसके बाद हमारी लिटिगेशन है, रिफंड के मामला हैं, वो सारे के सारे हर एक बंदा अलग अलग से जो है इसे अच्छे तरीके से सर अंजाम दे रहा है। अच्छा मुज़म्मिल साहब, मुझे एक बात बताएं कि अगर किसी बिजनेस को सेल्स टैक्स की रजिस्ट्रेशन करवानी हो तो उसका क्या प्रोसेस है, वो कैसे करवा सकते हैं? सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन के लिए कंपलसरी एक सबसे पहले आपका जो बिजनेस आप रजिस्टर करवा रहे हैं उसका बैंक अकाउंट होना ज़रूरी है। इसके कुछ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर है। एक तो अकाउंट मेंटेनेंस लेटर चाहिए हमें, उसके बाद प्रॉपर्टी प्रूफ चाहिए, उसके बाद अगर प्रॉपर्टी रेंट पे है तो उसका रेंटल एग्रीमेंट चाहिए, प्लस लैंडलॉर्ड की आईडी कार्ड कॉपी चाहिए। अगर प्रॉपर्टी आपके अपने नाम है तो उसका ये 3 से 4 डॉक्यूमेंट्स हैं जो हम कंप्लीट करने के बाद FBR प्रोवाइड करते हैं। FBR वाले हमें सेल टैक्स का नंबर इशू करते हैं उसके बाद। अच्छा, जो कि अब हम सेल्स टैक्स के बारे में बात करना है तो हमारे नाज़रीन को कुछ कन्फ्यूजन भी होगी, तो मुझे ये बताएं कि सेल्स टैक्स के अंदर और इनकम टैक्स के अंदर क्या फ़र्क है? सेल टैक्स की जो रिटर्न है, सेल टैक्स की रिटर्न बेसिकली हम फाइल करते हैं पर मंथ। इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल होती है एनुअल। इनकम टैक्स की रिटर्न की अगर बात करें ना, इनकम टैक्स की रिटर्न जो इनकम टैक्स की रिटर्न है ना, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है 2001। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 13 सितंबर 2001 को नाफज हुआ। इस ऑर्डिनेंस के मुतल्लक या इस ऑर्डिनेंस के मुताबिक इन तमाम अफराद, अदारे, तंजीमें जो कि पाकिस्तान में रहते हुए टैक्सेबल इनकम है, हर एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपनी इनकम टैक्स को गोशवारा जो है ना उसे फाइल करें। इनकम टैक्स से अभी आपको थोड़ी सी मैं हिस्ट्रीज के बता दूं। 2014 में पहले रिटर्न जो टैक्स रिटर्न थी ना, गोशवारा जिसे हम कहते हैं, वो मैनुअल फाइल होती थी। 2014 के बाद अभी FBR ने एक सॉफ्टवेयर मुतारफ कराया जिसे हम IRS कहते हैं। IRS के सबसे पहले बंदा लॉगिन होता है, लॉगिन होने के बाद यूज़र ID पासवर्ड मिलता है। यूज़र ID पासवर्ड मिलने के बाद बंदे का NTN जनरेट होता है। NTN जनरेट करने के लिए आपको ओरिजिनल ID कार्ड चाहिए होता है। ओरिजिनल ID कार्ड के साथ आपका प्रॉपर्टी प्रूफ क्या है, आपका मोबाइल नंबर क्या है, ईमेल क्या है, वो NTN जनरेट हो जाता है। NTN जनरेट होने के बाद आपकी जितनी भी FBR के रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं जिसमें आप टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, लिटिगेशन है, वो सारी की सारी आपको ना ऑनलाइन उसमें प्रोवाइड करते हैं। उसके मुताबिक फिर आप अपना इनकम टैक्स का गोशवारा फाइल कर देते हैं। इनकम टैक्स का गोशवारा अगर आप फाइल करते हैं ना, उसके लिए आप कुछ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होते हैं। उसमें यह है कि आपकी प्रॉपर्टी प्रूफ क्या है, उसके अलावा आपके विदिन 1 ईयर अगर आपने कोई प्रॉपर्टी के सेल परचेज की है, उसका अगर प्रॉपर्टी के अगर कोई आपने परचेज किया है तो वो कब की, कौन सी डेट को की, वो हमने इसमें मेंशन करना होता है, उसमें डिक्लेयर करना होता है। अगर आपकी प्रॉपर्टी इनहेरिटेड है तो इनहेरिटेड प्रॉपर्टी है वो आपने डिक्लेयर करनी होती है कि फलां फलां तरीक को मेरी प्रॉपर्टी जो इनहेरिटेड हुई। वो बेसिकली इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2000 का सेक्शन है 14 जो है इनकम 114 के मुताबिक हम अपनी इनकम टैक्स गोशवारा जो है ना फाइल करते हैं। उसमें हमारी टोटल जो वेल्थ स्टेटमेंट है, रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट है, हर चीज़ आ जाती है। अभी हमारी वेल्थ में आ जाएगी कि विदिन 1 ईयर अगर हमने कोई गाड़ी वगैरह परचेज किया तो हमने डिक्लेयर करनी है। उसके बाद अगर कोई प्रॉपर्टी परचेज की है, प्रॉपर्टी हमें इनहेरिटेड है
या हमने परचेज किए तो वो किस डेट को किया है, और उसमें प्रॉपर तौर पे हम लिखते हैं कि इसका खेवट नंबर क्या है, इसका खसरा नंबर क्या है, इसका खतूनी क्या है, और ये कौन से मौजे को फाल करती है। तो विद इन 1 ईयर जितनी भी ट्रांजैक्शन होती है ना, हमारी प्रॉपर्टी की होगी, बैंक की होगी, उसके बाद ट्रैवल हिस्ट्री हमारी होगी, इंश्योरेंस होगी, पेट्रोल के एक्सपेंस हैं, मिसलिनियस एक्सपेंस है, वो सारे के सारे हम इसमें अपनी वेल्थ स्टेटमेंट में जो है ना वो डिक्लेयर करते हैं। और सबसे जो मेन चीज़ है, मेजर चीज़ है, वो ये है कि हमारा सोर्स ऑफ इनकम क्या है। क्या बिजनेस के 5 सोर्स ऑफ इनकम है कि हमारी अर्निंग किस चीज़ से हो रही है। अर्निंग सबसे पहले या तो हम अर्निंग इनकम फ्रॉम सैलरी होगी, इनकम फ्रॉम बिजनेस होगा, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन होगा, या अदर रेवेन्यू जिधर से हम इनकम वगैरह जो सारी की सारी जनरेट कर रहे हैं, तो उसे हम अकोमोडेट करके देखते हैं कि रन हमने कैसे फाइल करने हैं। अच्छा मुजम्मिल साहब, अगर कोई भी इंसान ये टैक्स ना पे करे, चाहे किसी किस्म का टैक्स भी हो, तो उसकी कोई सजा वगैरह भी है? जी, अभी ये 2025 में जो नया अमेंडमेंट आई है, इसके मुताबिक जो है ना, अगर आप रिटर्न फाइल नहीं करते तो 20,000 रुपये आपको पेनल्टी है। अगर विद इन 1 ईयर आप फाइल कर देते हैं तो आपका स्टेटस एक्टिव रहता है। अगर ये स्टेटस रिटर्न आप फाइल नहीं करते तो आपका स्टेटस जो है इनएक्टिव हो जाता है। अच्छा, ये भी थोड़े दिनों पहले ही फाइलर और नॉन फाइलर का जो मुतालबा वो काफी अरूज पर था। जी जी। तो इसके बारे में कुछ नाज़रीन को बताएं कि फाइलर और नॉन फाइलर वगैरह क्या चीज़ है, इस चीज़ का क्या प्रोसेस है इसका? फाइलर ये है कि जिस बंदे का एनटीएन बना है और वो टैक्स रिटर्न फाइल कर रहा है, वो तो फाइलर है। नबी दिन जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम डिस्कस किया है कि वो हर चीज़ में डिक्लेयर होगी। और नॉन फाइलर वो बंदा है कि जिसने एक एनटीएन जनरेट ही नहीं किया, एनटीएन बनाया नहीं है, तो वो नॉन फाइलर है। एनटीएन क्या है इसके अंदर? एनटीएन है नेशनल टैक्स नंबर, जो एफबीआर हमें प्रोवाइड करता है हमारे सीएनएसी के अंगेज से। अच्छा मुजम्मिल साहब, मुझे एक और चीज़ बताइएगा कि टैक्स रिटर्न किन लोगों को फाइल करना चाहिए और किन लोगों को नहीं करना चाहिए? टैक्स रिटर्न जिनकी 50,000 से कम आमदन है ना, उन पे अकॉर्डिंग टू लॉ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के मुताबिक तो वो एलिजिबिलिटी नहीं है कि वो बंदा टैक्स रिटर्न फाइल करे। जिनकी 50,000 से ज़्यादा है, उन्हें चाहिए कि वो अपनी टैक्स रिटर्न फाइल करें। जैसे कि बिजनेसमैन है, सैलरी पर्सन है, रेंटल इनकम है, एग्रीकल्चर इनकम है, और एफबीआर के स्लैब रेट है कि इन लोगों पर जो टैक्स कंपलसरी है अकॉर्डिंग टू लॉ के वो टैक्स रिटर्न अपनी फाइल करें। जिन्होंने एनटीएन होल्डर हैं, जिन्होंने एनटीएन अपना ले रखा है और फाइल नहीं करते। अच्छा मुझे एक और चीज़ बताएं, अगर हम फाइलर और नॉन फाइलर के बारे में बात करें तो फाइलर के क्या फ़ायदे और नुकसान हैं और नॉन फाइलर के क्या फ़ायदे और नुकसान हैं? इसके बेसिकली 3 कैटेगरीज हैं। एक है फाइलर है, एक लेट फाइलर है, एक है एक्टिव। जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के मुताबिक जिस बंदे ने टैक्स रिटर्न फाइल किया विद इन लास्ट 3 ईयर, तो वो बंदा एक्टिव की कैटेगरी में शामिल होगा। और जो बंदा एक अभी नया टैक्स पेयर आ रहा है, आज के दिन में एक्टिव होगा, तो उसका लेट फाइलर कंसीडर किया जाएगा। जब नेक्स्ट रिटर्न हम फाइल करेंगे, जैसे कि फाइनेंशियल ईयर हमारा स्टार्ट होता है 1 जुलाई से शुरू हो जाता है, वो 30 सितंबर को क्लोज हो जाता है। अगर एक बंदा है उसने लास्ट 3 ईयर की टैक्स रिटर्न फाइल की है, तो वो बंदा शुमार किया जाएगा एक्टिव टैक्स पे लिस्ट में। और अगर अभी जो बंदा फाइलर हो रहा है वो लेट फाइलर होगा। अच्छा, आप किसी नए टैक्स ऑफिसर को या कोई भी अगर कोई नया टैक्स ऑफिसर है तो उसको क्या पैगाम देना चाहेंगे अपने काम को? मैं नए टैक्स ऑफिसर को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि कोई भी टैक्स पेयर है, उसका ऑन द टेबल आप उसके साथ निगोशिएट करके ना, तो आप जो है ना उसके साथ टैक्स वहाँ भी आप रिकवरी कर सकते हैं। इधर हमारा सिनेरियो ये है कि अगर हम लिटिगेशन में जाएंगे ना, फर्स्ट अपील है, सेकंड अपील है, थर्ड अपील है, उसके बाद ट्रिब्यूनल है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, तो वहाँ पे कोई ना कोई ऐसी कानूनी या कोई ना कोई ऐसी हम चीज़ निकाल लेते हैं जिसमें टैक्स पेयर को बेनिफिट हो जाता है। जो नए आने वाले ऑफिसर है, मेरा पैगाम उनको यही है कि आप फर्स्ट डे से ही जैसे ही नोटिस इशू होता है, आपने 166 का नोटिस इशू किया, 176 का, क्या हमें बताएं कि आपके अगेंस्ट ये एक्सप्लेन है या इसका, अगर वो बंदा प्रॉपर नहीं कर सकता, या सेक्शन 111 है बेनामी जदाद जिसे हम कहते हैं कि अगर किसी बंदे ने परचेज की गाड़ी परचेज की है या कोई प्रॉपर्टी वगैरह परचेज किया है, तो वो उसका प्रूफ वगैरह डिक्लेयर नहीं कर सकता, तो सेक्शन 111 के मुताबिक जो है ना बेनामी जो टैक्स वगैरह की पेनल्टी उससे होती है। तो उसमें मेरे यही ओपिनियन है, मेरी यही है कि आप ऐसा करें कि फर्स्ट डे से ही ना टेबल पे टैक्स पेयर के साथ आप नेगोशिएट करके कर लें। अगर वो बंदा लिटिगेशन में चला गया, फिर कोई ना कोई उसने तो अपना राह इख्तियार कर लेना, कोई कानूनी लिटिगेशन। अपनी मुजम्मिल टैक्स एंड लॉ कंपनी को बेहतर बनाने के लिए, मज़ीद बेहतर बनाने के लिए आप क्या तजावीज़ात को जो है वो फॉलो अप कर रहे हैं? क्या आपने चीज़ें सोची हुई अपनी कंपनी को बेहतर बनाने के लिए? कंपनी को बेहतर बनाने के लिए हमारे पास पहले तकरीबन 8 से 10 लोगों का स्टाफ है, जो हर एक बंदा हर एक चीज़ को डील कर रहा है। अगर वो बैंकिंग को देखे तो बंदा बैंकिंग को डील कर रहा है, अगर कोई टैक्स का तो हर टैक्स वाला बंदा हमारे पास लहदा है, सेल टैक्स का लहदा है,
तो अब मज़ीद हम इसे में इंक्रीज़ करना चाह रहे हैं कि डिजिटल मीडिया जैसे कि मार्केटिंग है या इस चीज़ में थोड़ी सी तवज्जो दी है। बहुत शुक्रिया मुजम्मिल साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। जी तो नाज़रीन, उम्मीद है कि आपको ये इंटरव्यू, आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह जल्द ही एक नए इंटरव्यू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।